हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डाइजेस्टर सीरीज आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशल अरेंज की गई है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, एक क्विक रिवीजन के लिए, जरा जरूर बताइए कैसी लग रही है आप लोगों को ये डाइजेस्टर सीरीज। और आज इस डाइजेस्टर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिडिक और बेसिक नेचर्स के बारे में। तो एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है कंपाउंड्स की, क्या है वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं इस एसिड और बेस थेरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम लोग सब कुछ आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एसिडिक एंड बेसिक नेचर के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप लोगों को इससे रिलेटेड देखने को मिलने वाले। तो एसिडिटी की हम बात जब करते हैं तो हमने क्या बोला था, लेट सपोज अगर हमारे पास में ये कोई एक एसिड है दैट इज HA, तो यहां से क्या होगा H+ डिसोसिएट होगा और H+ के बाद जितना स्पीसी बचेगा ये हमारे पास में एनायनिक स्पीसी बनी। तो ये क्या हुआ, HA नाम का कोई एसिड था जो A- और H+ में डिसोसिएट हो रहा है। ये आप क्या हुआ है, इसको आयनाइजेशन बोल सकते हो कि आपके न्यूट्रल स्ट्रक्चर का आयनाइजेशन, दैट इज उसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होना। और सिंस कोई एसिड जो होता है वो क्या करता है, H+ क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो ये आपका कोई एसिड है, किसी एसिड से, किसी एक पर्टिकुलर एसिड से H+ के निकलने के बाद जितनी स्पीसी बचती है उसको हम क्या बोल रहे थे, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो ये HA एसिड का A- क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस हुआ करता है, कॉन्जुगेट बेस हुआ करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास में क्या है, CH3OH है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहां से आपका H+ निकलेगा O- बच जाएगा प्लस H+, तो ये अपने पास में क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ। और एग्जांपल HCl ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा जिसको आप जानते आ रहे हो। तो यहां से H+ निकलेगा, H+ के बाद कितनी स्पीशी बचेगी, Cl- बचेगी। नाउ दिस Cl इज योर कॉन्जुगेट बेस, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है। और ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये इस HCl के एसिड का, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl- कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। एसिड क्या होते हैं, जो H+ क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। बेस क्या होते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हो, ये एक्सेप्ट कर सकता है। सो दैट्स वाई क्या हुआ आपका, ये HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, Cl- बनेगा, या फिर Cl निगेटिव बन रहा होगा, Cl निगेटिव बन रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं और थोड़े से ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो हमको पता है किसी एक एसिड, ये हमारे पास में क्या है, कोई पर्टिकुलर एसिड है, किसी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आपका जो कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है, ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उस पर्टिकुलर एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही हाई होती है या फिर उतनी ही ज्यादा होती है। नाउ तो ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है ये हमको अब हेल्प करेगा कि कैसे हम यहाँ पे अगर एक से ज्यादा एसिड्स दिए गए हुए हैं और उनका कंपैरिजन हमसे पूछा जा रहा है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एसिड बेटर है, कौन सा थोड़ा सा वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा। सो आपको करना क्या है, जो आपका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। नाउ एक बात बताओ, जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ये कॉन्जुगेट बेस है कैसा, तो आपको नहीं लगता कि ये क्या था, एक एनायनिक स्पीशी था। नाउ सिंस आपका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये एक एनायनिक स्पीशी है, सो इस एनायनिक स्पीशी का हमको क्या देखना है, अभी इस एनायनिक स्पीशी की हम लोग स्टेबिलिटी देख लें। तो एनायंस की स्टेबिलिटी कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, एनायंस के पास ऑलरेडी क्या होता है, जो एनायंस होते हैं, ये जो एनायंस हैं इनके पास ऑलरेडी क्या है, इन एनायंस के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है भाई, हाई होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होते हैं, ये रिएक्टिव हैं। अगर इनसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या की जाए, थोड़ी सी कम करी जाए, अगर हम एनायंस के जो चार्ज है उसको थोड़ा कम करते हैं, उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या होगा, आपके उस पर्टिकुलर एनायनिक स्पीशी की स्टेबिलिटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मान लो हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे रखते हैं। लेट सपोज ये रहा अपने पास में CH3 COOH और ये रहा हमारे पास में CH3 CH2OH। ये दो हैं हमारे पास में। हम इन दोनों की क्या करने जा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने जा रहे हैं। तो इन दोनों की ही एसिडिक स्ट्रेंथ जब आप चेक करते हो, डिसोसिएशंस करिए यहाँ पे। ये जब डिसोसिएट होंगे तो आपका ये एसिड टूटेगा CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव में, और ये जो आपका अल्कोहल है ये जब आपका H+ दे ब्रेक करेगा सो CH2O माइनस, H+ यहाँ से निकला, H+ यहाँ से निकला। अब इन दोनों केसेस को आप जरा ध्यान से देखो। ये क्या है आपके पास में, ये आपके पास में एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है। और ये क्या था आपके पास, इथेनॉल था। नाउ आपसे पूछा गया कि इथेनॉल और एसिटिक एसिड में दोनों में कौन ज्यादा बेटर एसिड होगा, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की यहां पे बात करते हैं। नाउ जरा आप एक बात बताइए, इन दोनों ही केसेस में ये है क्या आपका पर्टिकुलर स्पीशी, जहां पे क्या है एनायनिक स्पीशी बन रही है, जहां पे क्या हुआ है एनायनिक स्पीशी बन रही है। और यहां पे क्या है, ये रही आपके पास में O माइनस, ये रहा जो एनायन है आपका। अब इन दोनों के पास में क्या है, निगेटिव चार्ज है, यहां O निगेटिव, यहां भी O निगेटिव। लेकिन इस O निगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं O माइनस में, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहां से हटाए जा सकते हैं क्या यहां से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम की जा सकती है क्या, नहीं। बल्कि आप और एक बात देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये कहीं ना कहीं +I नेचर के ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट के, क्योंकि एल्किल ग्रुप से हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उधर इंक्रीज ही कर सकते हैं। लेकिन जरा यहां देखो, हमको यहां पे एक कॉन्जुगेट सिस्टम दिख रहा है। कैसा कॉन्जुगेट सिस्टम, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज। ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहां से इधर मूव करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे ही कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में पाई बॉन्ड बनाना शुरू करेगा तो कार्बन के पास टोटल 5 बॉन्ड होने लगेंगे। देखो 2 ऑलरेडी यहां पे थे, एक यहां पे था, एक यहां पे था, 4 थे ही। ये आएगा तो 5वां बनने लगेगा, तो ये बॉन्ड उठ करके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा O माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दोनों एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके एसीटेट एनायन के। जो कॉन्जुगेट बेस बना हुआ था उस कॉन्जुगेट बेस में आप पा रहे हैं कि ये तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी यहां पे प्रेजेंट है, और दोनों ही जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वहां एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं। भाई यहां क्या था, CH3C, उस C से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और एक O निगेटिव था। सेम चीज तो यहां भी मिल रहा है ना आपको, CH3C, C से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब एक जैसे ही यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। सो आप बोलेंगे जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है एसिड का, दैट इज एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और जब आप इसका कंपैरिजन करते हो अपने इस एथॉक्साइड आयंस के कंपैरिजन में, सो एथॉक्साइड आयन और एसीटेट आयन, इनमें आपका जो स्टेबल बेस है, जो स्टेबल एनायन है, दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन, और वो आपका क्या है, एसीटेट आयन है। Acetate ion is much more stable than your ethoxide ion. Ethoxide ion. तो यहां हमको जो मिला कि आपका एसीटेट आयन ज्यादा स्टेबल है, तो हमने क्या ये लिखा हुआ है, देखो जरा ये क्या बात की हुई है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही हाई होगी। तो यहां पे क्या हुआ, अगर एसीटेट आयन दैट इज ये अगर ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो यस, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि एसिटिक एसिड
इज ग्रेटर एसिडिक देन इथेनॉल। तो ये आपका क्या हुआ, यहां से ऑर्डर मिल गया हुआ है आपको, ये होगा आपका करेक्ट यहां से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऐसे ही करके चलो अब हम लोग थोड़ा बेंजीन वाले कंपाउंड्स की बात करते हैं। लाइक यहां पे जब आपके पास में आएंगे तो एक क्वेश्चन तो जैसे आया करता है, ये रहा हमारे पास में क्या, OH एल्कोहल फिनॉल है, और जनरल हमने क्या रखा है यहाँ पे, एल्कोहल रख लिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि जो एल्कोहल है और जो फिनॉल है कौन ज्यादा बेटर एसिड होगा। तो यहां से आप जब क्या करते हैं, इसका बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस, तो क्या मिलेगा O-, यहां से आपने H+ निकालने के बाद क्या आपको मिला, CH3CH2O-। नाउ ये जो O- है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो यहां पे क्या हो सकता है, देखो जरा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे भाई, ये पाई बॉन्ड के फॉर्म में यहां पे आएगा, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव करके यहां पे आ जाएगा, ये इधर को मूव कर जाएगा। तो आपको इसका जो स्ट्रक्चर दिखा वो कैसा मिला, यहां पे डबल बॉन्ड O हो चुका है, यहां पे निगेटिव चार्ज आ चुका है, 2 ऑलरेडी आपके पास में ऐसे हैं। नाउ अब क्या होगा, फिर से आगे मूव कराओ इसे, ये यहां पे आएगा तो ये वाला उठ करके आगे की ओर मूव करेगा। तो क्या मिला आपको, देखो जरा, डबल बॉन्ड O यहां पे बना, यहां पे निगेटिव, और ये रहा आपके पास में, अच्छा O पर यहां पे पॉजिटिव भी लगाते चलो, है ना, अच्छा नहीं सॉरी O पर निगेटिव ही था ना, ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर था, OH होता तब पॉजिटिव लगता। तो ये क्या हुआ आपके पास में, ये बन चुका है यहां पे निगेटिव चार्ज। अब आगे फिर देखो, अब क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड यहां बनाएगा तो ये वाला उठ करके यहां पे आ जाएगा चार्ज के फॉर्म में, आगे मूव करेगा। अगला जो स्ट्रक्चर मिला वो कैसा दिखा, डबल बॉन्ड O, एक, और यहां पे क्या आ चुका है, निगेटिव चार्ज आ चुका है। फिर क्या होगा, आगे फिर बढ़ेगा, ये यहां पे आएगा तो ये उठ करके फिर से ऑक्सीजन पर आ जाएगा, अगेन ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। हम इन सबको आपस में, ये यहां से यहां आएगा, ये तो नहीं है, ये तो O- आया है। तो ये क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन देखने को मिले। तो यहां पे जो आपका O निगेटिव था दैट वाज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जबकि यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। यहां जो ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर ही हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, वो मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पे रेजोनेंस के थ्रू ये मूव कर सकते थे, कॉन्जुगेशन आपको मिल रहा था, सिस्टम प्रेजेंट था। सो दैट्स वाई आपको क्या मिलता है कि जब आप फिनॉक्साइड आयन की बात करते हो, जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन एल्कोक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन क्या है आपका, ज्यादा स्टेबल है। रीजन, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रेजेंट है इसके पास, कॉन्जुगेशन हो सकता है यहां पे आपका O निगेटिव का आपके रिंग के साथ में, और क्या करेंगे, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे पता चला सर, क्योंकि रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। कहां कहां पर देखने को मिल रहा है सर, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमने +M ग्रुप्स की भी बात की थी ना, ऐसे ही तो, कि जब कभी क्या होगा, कोई ग्रुप लगा हुआ होगा आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, और वो डायरेक्ट लगा हुआ एटम है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, अगर उसके पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज है तो हमने उनको क्या बोला था, +M ग्रुप्स बोले हुए थे। सो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर्स निकल करके आ रहे हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। सो फेनॉक्साइड आयन का जो कॉन्जुगेट बेस बना, फेनॉक्साइड आयन जो है ये ज्यादा स्टेबल है देन एल्कोक्साइड, सो दैट्स व्हाई फेनॉक्साइड, दैट मींस फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। जो फिनॉल है ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल्स के कंपैरिजन में। तो फिनॉल की एसिडिटी इस वजह से ज्यादा होती है। अब बात आती है कि आपके इनकी स्टेबिलिटी को कैसे, आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं वो कैसे हैम्पर करेंगे। जैसे मान लो ये रहा हमारे पास में, ये रहा हमारे पास में, लेट्स सपोज कार्बोक्सिलिक ले लें या फिर OH ही लेते हैं, चलो अभी ये रहा हमारे पास में OH है, और हमने क्या किया यहाँ पे,
कोई ग्रुप लगाया है, तो अगर हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ग्रुप्स को लगाते हैं, जैसे मान लो अभी हम ऑर्थो पर ही सिर्फ एक ग्रुप लेकर के चलते हैं, ऑर्थो पर अगर हमने ग्रुप लिया और यहाँ पे हम लगाते हैं कोई भी लाइक NH2 लगा दिया, सिंपल सी बात है। यहाँ अगर मैं क्या रखता हूँ, प्लस M ग्रुप्स रखता हूँ, चलो बस इतना रख देता हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पे कोई प्लस M ग्रुप लगाया, NH2 लगा सकते हैं, OCH3 लगा सकते हैं, OR लगा सकते हैं, NHCOR लगा सकते हैं, कोई भी प्लस M ग्रुप SH लगा सकते हैं, जो भी प्लस M नेचर के हों, तो ये क्या करेंगे, हमेशा अपने ऑर्थो पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। ये जो O माइनस के फॉर्म में आएंगे, ये वहां से इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी तरफ ला सकते हैं, क्या नहीं, क्योंकि यहां से ये चार्ज को खींच नहीं सकते हैं, विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो और रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। सो ऐसे केस में आपका कभी भी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ग्रुप्स की, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कंपाउंड की, वो बढ़ेगी नहीं, वो क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। रीजन, चलो देखो इसको समझते हैं। मान लो यहां पे हमने लगाया NH2 ग्रुप, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स हैं, ठीक है ना। चलो इसका हमने क्या किया, इसका हमने कराया आयनाइजेशन। H+ यहां से क्या होगा, H+ यहां से निकला O से, तो O पर क्या आ जाएगा, O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहां पे लगा हुआ था क्या, NH2, नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर थे। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ये जो O माइनस है, ये जो O माइनस है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जैसे ही ये क्या करना चाहेंगे, ये रिंग के अंदर आना चाहेगा, ये रिंग के अंदर जाएगा ताकि यहाँ पे क्या हो सके, रेजोनेंस काफी अच्छा हो सके। तो रेजोनेंस कराओ, ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आएगा, सीधे बना देते हैं, तो ये इधर की मूव करेगा तो ये इधर की साइड में मूव कर जाएगा। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, है ना, 4 बन रहे होंगे। कौन कौन से बन रहे होंगे, देखो सबसे पहले O यहाँ पे आया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया होगा, बाकी एज इट इज। अभी क्या हुआ होगा, अगला जो बनेगा, अगला जो बनेगा वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, NH2 भी लगाते चलते हैं, है ना, NH2। अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, और इसी पोजीशन पर लगा हुआ है एक हमारा NH2 ग्रुप लगा हुआ है। फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, एक और स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो कैसा बन जाएगा, अगेन ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब हमको अगेन ये वाला स्ट्रक्चर फिर से मिल जाएगा जहां पे ये NH2 लगा हुआ है। तो जो प्लस M ग्रुप्स है ना, ये जो प्लस M नेचर के ग्रुप्स होंगे, चाहे NH2 होगा, चाहे लेट्स सपोज एक और OH मान लो लगा हुआ है, या फिर कुछ और लगा हुआ है यहाँ पे जो प्लस M नेचर को, SH हो, OCR हो, OR हो, NHCOR हो, कुछ भी ग्रुप्स होंगे, ये सब क्या कर रहे हैं, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, बस ये समझो आप अभी 1 2 3 एंड अगेन 4, जो कि हमको फिर से कैसा, पहला वाला ही आपको मिल जा रहा है। तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अच्छा जरा एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलो -M ग्रुप लगा करके देख लेते हैं, फिर दोनों को आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास, मान लीजिए OH है, और यहाँ पे मान लो हमने लगा दिया है इस बार C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। चलो इसको लगा के देखते हैं, कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएट हुआ, ये डिसोसिएट होगा तो क्या, O माइनस, एंड ये लो C डबल बॉन्ड OH, ये लो। अभी क्या होगा, देखो ये इधर को आएगा तो ये यहाँ पे जाएगा, पहला ये मिला हमको नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, है ना। इतने को चलो कॉपी कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं हम लोग, ताकि बार बार ड्रॉ नहीं करें। ये लो, क्या हुआ, यहां आया तो आपके एक यहां एज इट इज है, अभी हमने इनको नहीं छेड़ा है। अब क्या होगा, फिर से ये यहां पे आएगा तो ये चार्ज कहां पे उठ के आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, मीन्स ये यहां पे आया, चार्ज यहां पे बना, एक पाई बॉन्ड यहां पे है एज इट इज। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं,
क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब यहाँ निगेटिव चार्ज आया, ये एक रहा एक ये रहा। अभी देखो क्या होगा, अभी आपके पास जब माइनस एम ग्रुप कोई लग जाएगा तो दो कंडीशंस होंगी। कैसी, देखो हम एक तो ये है कि इस निगेटिव चार्ज को यहां पे ट्रांसफर करके पाई बॉन्ड बना दे इन दोनों कार्बन के बीच और ये ऑक्सीजन पर फिर से चार्ज पहुंच जाए माइनस ओ के फॉर्म में। लेकिन अरे इधर भी तो हमको एक कंडीशन दिखने लगी है, क्या देखो जरा, निगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्डेड सी डबल बॉन्डो। तो अभी हम अगर चाहें तो एक स्ट्रक्चर इधर भी बना सकते हैं कि हम यहां इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना दें और एक बार निगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर कर लें। मतलब कि कुछ ऐसा भी तो ये देखने को मिल सकता है कि O निगेटिव और यहां पे एक पाई बॉन्ड बन चुका है। इधर भी तो जा सकता है ना, माइनस एम ग्रुप लगने की वजह से एक इधर ट्रांसफर हुआ। अभी फिर से क्या होगा, बैक वापस आएगा क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो फिर से क्या होगा, बैक साइड आएगा, फिर से ये यहां पे आएगा पाई बॉन्ड, तो ये फिर से उठ करके इसी पोजीशन पर, मतलब हमको फिर से यही वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा, फिर से ऐसा ही फिर से मिल जाएगा। समझो जरा, तो कैसा हुआ, यही वाला फिर से बनेगा। भाई जिधर जिधर उसके चांसेस हैं वो तो उधर उधर जाएगा ही जाएगा। तो फिर से हमको यहां पे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो ऐसा मिलेगा, तो फिर ये आगे फिर बढ़ेगा, ये यहां पे तो ये यहां पे, तो हमको फिर से यही वाला जो ये बन रहा था ना, यही चीज फिर से हमको मिल जाएगी। तो हमको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको यहां पे क्लियर दिख रहा है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा यहां पे देखने को मिल रहा है ड्यू टू माइनस एम ग्रुप। कौन सा वाला, इसको देखो जरा, कहां गया, ये वाला, ये वाले जो हैं इनको जरा बस ध्यान से आप देख लो। बस इतने की आप जब बात करोगे, ये जो सीन हुए हैं ये एक्स्ट्रा नहीं मिले आपको, बताओ जरा, 1 2 3 4 तो है जो कि आपके प्लस एम में भी दिख रहा था, लेकिन माइनस एम ग्रुप जब लगता है तो हमको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या एक्स्ट्रा मिलता है। और ये जो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी कंपाउंड के जितने ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। सो जब माइनस एम ग्रुप आप लगाते हो तो वहां पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, इस पर्टिकुलर स्पीशी की, इस पर्टिकुलर एनायन स्पीशी की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दैट्स वाई आप क्या बोलोगे कि ये जो सीन हुआ कि यहां पे माइनस एम ग्रुप के लगने से स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्या हर पोजीशन पर लगने से होगी क्या? नहीं, हर पोजीशन पर क्यों होगी? ऑर्थो या पैरा पर ही होना चाहिए। रेजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही एक्टिव होता है। ऑर्थो पैरा पर नहीं होगा स्पीशी तो वहां पे रेजोनेंस नहीं लग रहा होगा। एग्जांपल करके देखते हैं, आ जाओ, समझो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत जरूरी है। अगला देखो, लेट सपोज हमने क्या किया है, इस बार एक यहां पे लगाया OH और हमने यहां पे लगा दिया, चलो क्या, NO2 ग्रुप लगा दिया है ना, NO2 ग्रुप लगा दिया, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। क्या हुआ, यहां से H+ निकलेगा, यहां से क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, H+ निकला, टूटा, O- और ये लीजिए भाई यहां पे क्या लगा हुआ है, N डबल बॉन्ड O। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, रेजोनेंस शुरू करो, रेजोनेंस शुरू करो, ये यहां पे तो ये यहां पे है ना, ये लो, यहां पे निगेटिव हो गया है, डबल बॉन्ड O आ गया, NO2 सिर्फ लिखते हैं अभी। फिर अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, डबल बॉन्ड O, ये आएगा आपका इधर, तो ये आपका यहाँ पे, मतलब यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, NO2। अगला जो आपका गया वो कहाँ पे होगा, देखो जरा,
ये यहाँ पे आएगा तो ये उठ करके इस पोजीशन पर आपका आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, और आपने तो ग्रुप कहाँ पे लगा रखा है भाई, आपने ग्रुप कहाँ पे लगाया? क्या NO2 कहीं से कुछ भी यहां पे इसके लिए फ्रूटफुल हुआ क्या? क्या भी कुछ भी NO2 का इफेक्ट यहां पे इस कंपाउंड में हुआ क्या? देखो माइनस आई तो लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, बट अगर आप मेसोमेरिक की बात करते हो, कॉन्जुगेशन की बात करते हो, तो ये NO2 आपके इस रिंग के साथ में, इस पर्टिकुलर O माइनस के साथ में रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है। और मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट होने की वजह से, मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट होने की वजह से ये कुछ भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा होगा। सो दैट्स वाई आपको बोला जाता है कि जब भी आपका मेसोमेरिक इफेक्ट देखा जाता है तो ग्रुप्स जो लगे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशंस पर हो या पैरा पोजीशंस पर हो, तभी मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे, वरना इन दोनों का आपस में मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं शो होगा, सिर्फ माइनस आई। यहां आपका NO2 केवल माइनस आई नेचर शो कर सकता है, यहां पे माइनस आई शो करेगा, हाँ जी ठीक है, माइनस आई शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, माइनस आई, लेकिन माइनस M इफेक्ट यहां उसका ऑब्जर्व ही नहीं हो सकता है, क्योंकि O माइनस के साथ डायरेक्ट ये कोई भी कॉन्जुगेशन सिस्टम में इसका इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, और O माइनस के इलेक्ट्रॉन्स को न कम करने न ज्यादा करने के लिए ये कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सो दैट्स वाई आपके लिए आती है चीज कि भाई मेसोमेरिक इज हाईली पोजीशन स्पेसिफिक इफेक्ट। ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पोजीशन स्पेसिफिक इफेक्ट होता है ऑर्थो एंड पैरा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर प्रेजेंट होने से ही ये क्या होता है? इफेक्ट आपको शो होता है, वरना ये इफेक्ट शो नहीं होगा। तो ये हुआ आपका यहां पे केस। एक क्वेश्चन और चलो करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में इसको ले लेते हैं, चलो CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये रहा हमारे पास में। और एक ले लेते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं, जहाँ पे हम लोग चलते हैं, चलो CH ट्रिपल बॉन्ड COOH, और हमारे पास में है CH3 CH2 COOH। ये अपने पास में चलो क्या है? 3 एसिड्स हैं, और इन तीनों एसिड्स के बारे में आपसे पूछा गया कि बताइए इनकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होनी चाहिए, एसिडिटी ऑर्डर आपको बताना है इनका। अब यहाँ पे देखो, आप कहोगे कि इसको कैसे बताया जाए, बड़ा कंफ्यूजन है ना। देखो कैसे, चलो पहले कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो इससे क्या मिलेगा आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH COO माइनस, यहाँ पे आपको मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C COO माइनस, और यहाँ मिलेगा आपको CH3 CH2 COO माइनस। करेक्ट है, H प्लस और H प्लस। अभी एक बात बताओ, ये आपको मिल गए हैं कॉन्जुगेट बेस, तो यहां पे कैसे डिसाइड किया जाए? देखो ये ग्रुप लगा हुआ है जो कि इस एनायन पे क्या इफेक्ट डाल रहा है हमें नहीं पता, ये इफेक्ट, इसका इफेक्ट, इनको देखते हैं। चलो एक बात बताओ, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन दोनों जगह लगे हुए हैं, ये कैसे कार्बन से हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैं। ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो आप एक बात बताओ, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा है भाई? sp है, ठीक है ना, और इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा है? sp2 है।
तो आपको एक बात पता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन में हमने ऐसा पढ़ा हुआ था कि जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप पाओगे यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है 25%, यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% और यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% है। तो यहां हो गया 33%, यहां हो गया आपका 50% और यहां हो गया 25%। तो आपको पता है इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स ये कार्बन के ग्रुप से हैं और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये हैं। तो अब आप सोच करके बताओ ये क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये तो 100% इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस वाले से ज्यादा बेटर है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये दोनों उतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेंगे जितना कि ये कर रहे हैं। तो आप पाओगे कि ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे, ये उससे कम, ये तो सॉरी सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स ये शिफ्ट कराएंगे, इससे ज्यादा ये शिफ्ट कराएंगे और उससे भी ज्यादा ये शो करेंगे। तो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी आप एक ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि देखो जो टर्शियरी सॉरी आपका 3 डिग्री कार्बन होंगे जो एल्काइन ग्रुप से हैं वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही हैं, ये उससे कम से ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं और ये तो बहुत ही ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये प्लस आई नेचर अगर है तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये माइनस आई नेचर जैसा होगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी न्यूट्रल कार्बन से ज्यादा होती है, मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े हुए थे। तो आप बोलोगे कि आपका सबसे ज्यादा जो यहाँ एसिडिक है वो होगा जो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, दैट इज ये वाला बी वाला आपका सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मींस सबसे ज्यादा एसिडिक भी हो जाएगा। फिर आपका ए आएगा और फिर आपका सी वाला आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ एसिडिटी का ऑर्डर यहां से हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या एसिडिटी जो होगी, एसिडिटी को पहले लिख देते हैं, दैट इज एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base, stability of conjugate base जो कि कॉन्जुगेट बेस किस पर डिपेंड करती थी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती थी माइनस आई ग्रुप्स पे। भैया माइनस आई जितने ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि उतना ही लेस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो रही होगी वहां पे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर यहीं लिख देते हैं चलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी प्लस आई ग्रुप्स की। ये लो, ये हो गया आपका एसिडिटी की बात, ये हो गई आपकी एसिडिटी की बात। अगर हम बात करते हैं वहीं पे एक और जो हमने एसिडिटी के बारे में पढ़ा हुआ था उसको तो आप लोगों ने लिखा ही है, मैं शॉर्ट में सब समराइज कर रहा हूं। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए वैल्यू। pKa वैल्यू ये भी आपको याद रखना है, एसिडिटी का एक छोटा सा पूरा समराइज्ड सब कुछ एक ही बाद में। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक के केसेस की बात। जो आपके कार्बोक्सिलिक है, जो आपका कार्बोक्सिलिक है COOH, कार्बोक्सिलिक का केस है। तो कार्बोक्सिलिक में आपको क्या रखना है कि यहां पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर माइनस एम ग्रुप तो उसकी क्या कर रहे होंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करते ही करते हैं। लेकिन हम यहां पे देखते हैं कि अगर लेट सपोज यहां पे कोई प्लस एम या माइनस एम, यहां एक वर्ड रखना है आपको याद, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, एक स्टीयरिक इफेक्ट है एक्चुअली, ये एक्सेप्शन बात नहीं है, ये एक स्टीयरिक इफेक्ट होता है। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि जब आप यहां पे ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, लेट सपोज क्या है हमारे पास में, ये हमने लगाया COOH कार्बोक्सिलिक, और यहां पे हमने लगाया है क्या, लेट सपोज NH2 लगा दी, NH2 लगाए, और यहां पे हमारे पास में क्या है COOH, यहां पैरा पर भी हमने क्या किया, NH2 लगाया। इन दोनों केसेस में, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो आप देखते हो ऑर्थो पोजीशन वाला स्पीशी है ये क्या हो जाता है, ज्यादा
ज्यादा क्या हो जाता है, ये एसिडिक हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो एक प्लस एम ग्रुप है, ये भी एक क्या है, प्लस एम ग्रुप है, और साथ साथ दोनों माइनस आई, दोनों माइनस आई है, दोनों है क्या, प्लस एम ग्रुप से है, प्लस एम ग्रुप्स होते हैं ये, पहली बात। दूसरी चीज क्या हुई, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, हाइड्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करनी चाहिए। तो होना चाहिए था ऐसा कि यहां पे आपका जो ये स्ट्रक्चर है, इसकी एसिडिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। ऐसे ही सेम एग्जांपल आप इसको भी ले लो, सेम यहां पे क्या है, COOH है, यहां पे क्या OH है, COOH है, और यहां पे क्या है, OH है। तो आपको देखा गया कि यहां जो पैरा पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूटेड हैं, कार्बोक्सिलिक में पैरा पोजीशन पर जो प्लस एम ग्रुप लगा है, उसी के रेस्पेक्टिव ऑर्थो वाले से उसकी एसिडिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, इसकी एसिडिटी कहां है, इसकी ज्यादा होनी चाहिए इसके रेस्पेक्ट में। या फिर चलो हम यहां पे मेटा भी रख लेते हैं, मेटा, COOH, मेटा पर हमने क्या करा, OH लगाया, यहां पे क्या किया, मेटा पर हमने क्या किया, NH2 लगा दिया। अभी जरा एक बात बताओ, मेटा पर लगाए हैं NH2, आप जब देखोगे तो मेटा के पास तो ये ऑर्थो क्या सिर्फ माइनस आई नेचर लगेगा, यहां पे प्लस एम माइनस आई है, यहां पे क्या है, प्लस एम माइनस आई है, यहां पे केवल माइनस आई है, तो प्लस एम तो लग ही नहीं रहा। तो होना क्या चाहिए आपके, इसको सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, करेक्ट है क्या? मेटा वाला आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग नहीं रहा है, तो ये उसको डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा होगा। बट यहां पे पाया क्या गया कि ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। यहां पर भी क्या हुआ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, ऑर्थो हुआ। ऑर्थो के बाद मेटा, देन पैरा, यहां भी ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा आ रहा है। तो ऑर्थो वाले यहां पे क्या हो जाते हैं, ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। चाहे आपका बेंजोइक एसिड का जो केस है, ये जो आपका बेंजोइक एसिड है, आपके यहां ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अगर है, ऑर्थो पोजीशन पर चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, हमेशा उसी के रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के मेटा और पैरा के रेस्पेक्ट में ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होंगे। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आपका क्या हो जाता है, यहां पे ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक और ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप लगे हैं उनके बीच में क्या होता है, काफी रिपल्शन होता है। एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन यहां पे क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देखने को मिलता है, स्टीयरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिस वजह से आपके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि आपका O माइनस में ही सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा होता है, CO, और सिर्फ मींस आपके, इसको ऐसे आप कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस, सिर्फ रेजोनेंस इतने पर ही चल रहा होता है, यहां से यहां, बस इतने में ही चल रहा होता है, रिंग के अंदर नहीं आता, इसलिए आपकी उसकी एसिडिटी ज्यादा बेटर हो जाती है। आप बोलोगे रिंग के अंदर आएगा सर तो ज्यादा अच्छा एसिडिटी होगा ना, ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन सुनो हमने क्या बोला था, COO माइनस जो है ना, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। यहां जो निगेटिव चार्ज है वो केवल O निगेटिव, O पर ही आपका बार बार प्रेजेंट हो रखा है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इस निगेटिव चार्ज को रिंग में लाएंगे, तो वो चार्ज किस पर आएगा, कार्बन एटम पर, कार्बन 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 कार्बन, ये सब क्या है, कार्बन है। ऑर्थो पर और पैरा पर कार्बन ही एटम्स है, यहां पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब आप एक बात बताओ, कार्बन पर निगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज्ड है या सिर्फ ऑक्सीजन पर रहे वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है? ऑक्सीजन ज्यादा क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो इस वजह से इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के होने की वजह से आपका यहां पे जो रेजोनेंस है वो रिंग के अंदर नहीं हो पाता है, और O माइनस, कार्बन O माइनस में ही ये रेजोनेंस करते हैं, जिस वजह से आपके रेजोनेंस का इनहिबिशन होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से, जिस वजह से आपके ऑर्थो ग्रुप्स की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑर्थो ग्रुप्स की एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जा रही होती है। सो ऑर्थो इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होगा, सिर्फ ओनली फॉर बेंजोइक एसिड्स, ओनली इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड ही देखने को मिलेगा। तो ये एक एक्सेप्शनल चीज है, बट एक्सेप्शनल नहीं है एक्चुअली, वो इफेक्ट की वजह से हो पा रहा है, स्टीयरिक इफेक्ट की वजह से हो जाता है, और स्टीयरिक इफेक्ट होने की वजह से रेजोनेंस का इनहिबिशन हो जाता है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के बीच में आपका चार्ज घूमने की वजह से वो ज्यादा एसिडिक होता है, वो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो रहा होता है। सो ये आपका एक एक्सेप्शनल केस हुआ। दूसरा एक्सेप्शनल केस हुआ क्या, हालांकि वो आप तो पता ही है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल।
भाई ये आपके पास में क्या है, OH है, और यहां हमारे पास में क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और हमने यहां पे क्या बनाया, पैरानाइट्रोफिनॉल बनाया, OH। आपको क्या लगता है यहां इन दोनों के केस में इसका क्या लग रहा है, -M और -I, इसका क्या लग रहा है, -M और -I। दोनों के पास यहां पे क्या सीन है, कुछ ऐसी बात है। आप जो -I कंपेयर करते हो तो -I NO2 यहां OH के जस्ट बगल में ही था, तो इसका -I ज्यादा होगा ऑर्थो वाले का, देन पैरा वाले का आएगा। नंबर दे दो, ये ऑर्थो IO और IP, -IO और -IP। आपको पता है -I ऑफ O मस्ट बी ग्रेटर देन -I ऑफ P। और अगर ऐसा है तो मिजोमेरिक तो दोनों का बराबर था और IO ज्यादा लग रहा है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा होगा। तो एसिडिटी का स्ट्रेंथ जो होना चाहिए -M -I का जो नेट रेशियो है, नेट जो आपका रिजल्टेंट है, वो यहां पे ज्यादा है। सो ऑर्थो मस्ट बी ग्रेटर एसिडिक देन पैरा, ये होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिस वजह से यहां एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। ये हाइड्रोजन यहां निकलने के लिए पहले तो एक इस बॉन्ड को ब्रेक करे और एक ये भी आपका एक्स्ट्रा बॉन्ड जैसा कुछ दिख रहा है, इसको भी ब्रेक करने के लिए आपको कुछ चाहिए। यहां ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और H+ बाहर आ जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, आपका ऑर्थो वाला ना होकर के पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा एनफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पैरा वाला ज्यादा एसिडिक हो जाता है, पैरा वाला ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो ये हुआ है आपके एसिडिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की एसिडिटी और रेजोनेंस दोनों को कंबाइंड अप करके आपको क्या करना है, समझना है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, जो होगा क्या, बेसिसिटी, कैसे हम यहाँ पे इनको मेजर करेंगे। सो बेसिसिटी की अब बात करते हैं। अगला जो एप्लीकेशन है दैट इज बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिसिटी का चलो जरा मेजरमेंट देखते हैं, यहां पे कैसे क्या हमको डिसाइड करना है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उनके पास डोनेट करने के लिए टेंडेंसी होगी। तो अगली बात क्या हुई, एक पॉइंट और हम चाहें तो लिख सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट। देखो जरा, इसको तीनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करेंगे वो बेसिक नेचर के कहलाएंगे, वो बेस कहलाएंगे। तो अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है तो उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, है उनके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, और अवेलेबल अगर उनके पास में है तो क्या, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट। अवेलेबल अगर है तो उसके बाद देखेंगे कि उनके पास टेंडेंसी है क्या। देखो पैसे तो सभी के पास होते हैं, तीन केसेस में आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि देखो जो अमीर लोग होते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझो, अमीर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मींस जो पैसे बांटने वाला हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास पैसे होने की जरूरत चाहिए। तो पैसे होने चाहिए। अरे देखो पैसे हैं अगर, तो बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जिनको बोलते बड़े कंजूस हो यार, पैसे हैं तुम्हारे पास फिर भी तुम कैंटीन में समोसा नहीं खिला रहे हो, कैंटीन में तुम बर्गर नहीं खिला रहे हो। तो पैसे तो हैं, लेकिन उसके बाद टेंडेंसी होनी चाहिए तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। पैसे तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन खिलाने के लिए तुम अवेलेबल भी तो रहो, खिलाने के लिए तुम कहो भी तो सही कि हाँ चलो हम खिलाते हैं। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, टेंडेंसी है,
खर्च करने की। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको एक साथ अभी देखो कैसे मैच करेंगे, तीनों एक साथ हमारे जब हम कंबाइंड करते हैं तब हम क्या निकाल पाते हैं, बेसिसिटी को समझ पाएंगे। तो तीनों पॉइंट्स हमको यहां पे ध्यान में रखने हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इंडक्टिव इफेक्ट हमने क्या देखा था, एमीन्स के बारे में पढ़ लिया है हमने, एमीन्स के बारे में बातें की हैं। एमीन्स में क्या होता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर के होने की वजह से आपका ये नाइट्रोजन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा। H+ को डोनेट करेगा, चाहे ऐसा कह सकते हो कि H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो आपका हमने अब तक बातें की क्या, कि देखो जो अमोनिया है, अमोनिया ये लेस बेसिक होता है 1 डिग्री अमीन से, 1 डिग्री अमीन से। 1 डिग्री अमीन से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, 2 डिग्री अमीन होता है। और 2 डिग्री अमीन से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, 3 डिग्री अमीन होता है। बट ये कब के लिए ट्रू था, ये कब के लिए ट्रू था, इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज में था। एक्वस केस में ऐसा नहीं था। रीजन, एक्वस केस में आपका जो 3 डिग्री था वो काफी ज्यादा क्राउडिंग होती है, जिस वजह से उसका डिग्री ऑफ सॉल्वेशन घट जाता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर के डोनेट, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं उसके पास, बहुत सारे हैं, लेकिन डोनेट करने की उसके पास टेंडेंसी नहीं है। तो गैसियस में कुछ ऐसा था। आपका एक्वस से केस में 3 डिग्री क्या हो जाता है, पीछे आ जाता है। 3 डिग्री आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपका ये आपके एमीन्स के बारे में हमने अब तक बातें जो की हैं। अब जरा चलते हैं अपने इनको रेजोनेंस के फॉर्म में, कॉन्जुगेशन के फॉर्म में कैसे इनको देखेंगे। तो बेसिसिटी की जो आपने बात की थी, बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट। जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी डोनेट करने की, उतना ही बढ़िया क्या होगा, बेसिसिटी होगी। अगला पॉइंट क्या है, हमने एक बात समझी कि +I ग्रुप्स जो होते हैं वो बेसिसिटी को क्या करते थे, इंक्रीज करते थे, और -I ग्रुप लगे हुए होते थे तो ये बेसिसिटी को डिक्रीज करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और हम यहां पे लिख रहे हैं, दैट इज +M ग्रुप क्या करेंगे, बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, -M ग्रुप क्या करेंगे, बेसिसिटी को घटाएंगे। तो इतनी सी बातें आपको थोड़ी सी और हैं जो यहाँ पे रख लेनी है। अगला जो पॉइंट हमको 2 चीजें मिलेंगी वो बस इतनी सी बात है बस। सो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, +I -I डायरेक्ट और इनवर्स, +M -M डायरेक्ट और इनवर्स का यहाँ पे केस बनेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये रहा NH2 और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने लगा दिया है एक OH ग्रुप, या फिर OH यहाँ लगाओ, OH पहले यहाँ पे लगाओ। आओ इसका केस जरा बताओ। ये रहा मेरे पास एक एग्जाम्पल, ये रहा अपने पास में एक दूसरा। हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। चलो ये रहा हमारे पास में NH2 और ये रहा हमारे पास में क्या, केवल तो एनिलीन, एनिलीन है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी एनिलीन, हाइड्रोक्सी एनिलीन। अब इन दोनों में कौन ज्यादा अच्छा बेस होगा। नाउ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, टेंडेंसी है इसके पास डोनेट करने की, ये डोनेट करेगा तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। डोनेट करेगा तो बेस कहलाएगा। लेकिन बात आई कि दोनों के ही पास नाइट्रोजन है, दोनों के पास में लोन पेयर है, तो इनको कैसे मेजर करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो देखो भाई, यहां आपके इस पूरे सिस्टम में एक पर्सन लगा हुआ है जो है आपका OH, और OH कैसा ग्रुप होता है, +M ग्रुप होता है। ये कैसा ग्रुप है, +M ग्रुप है। हाँ, साथ साथ -I भी है, बट एक्सेप्ट हैलोजन। हमने क्या बात की है, हैलोजन्स को छोड़ करके बाकी सभी केस में आपका मेसोमेरिक उनके इंडक्टिव पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। तो नेट जो यहां से रिजल्ट दिख रहा है वो किस पे दिख रहा होगा, वो +M की वजह से ऑब्जर्व हो रहा है। सो +M ग्रुप आपको यहां पे लगा हुआ है। यहां इस केस में कुछ भी ऐसा ग्रुप नहीं प्रेजेंट है।
यहां इस वाले केस में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो कि इसके सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कुछ प्रेजेंट हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में अब हम जरा चेक करते हैं। यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। ये प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है और ये क्योंकि पैरा पोजीशन पर ही है तो मतलब ये नेचर अपना प्लस एम शो कर रहा है। हमने क्या बात की थी कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ग्रुप्स। क्या होता है? प्लस एम ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिस वजह से क्या होगा, ऑलरेडी इसकी बेसिसिटी बढ़ गई, इसकी कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, चलो लेट्स सपोज आपके पास में क्या रहा, फिर से ये रहा हमारे पास में NH2 और ये रहा हमारे पास में NHC डबल बॉन्ड OR। नाउ इसकी बेसिसिटी चलो यहाँ पे कंपेयर करते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर्स हैं। दोनों ही कंपाउंड में आपके पास से पूछा जा रहा है क्या कि चलो इनकी एसिडिटी बताते हैं, सॉरी बेसिसिटी आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। सो हमने क्या बोला, टेंडेंसी टू डोनेट और अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी हो और उसके पास में क्या हो, टेंडेंसी हो डोनेट करने के लिए। दोनों ही चीजें आपको यहां पे देखनी है। नाइट्रोजन के पास हमको दिख तो रहा है कि क्या है, यहां पे लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। बट जरा एक बात बताओ, यहां ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये सिर्फ रिंग में कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। रिंग में क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। ये जब किसी H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करेगा तब ये अपना बेसिक नेचर को शो करेगा, तब ये क्या करेगा, अपने बेसिक नेचर को शो करेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इनका आपस में पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। लेट सपोज हमने बोला NH2 ये रहा हमारे पास में और यहाँ है, सो एनिलीन और यहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको साइक्लोएल्केन एमीन यहाँ पे प्रेजेंट है। इन दोनों की पहले जरा बेसिसिटी मेजर करते हैं। सो यहाँ भी नाइट्रोजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास। इन दोनों में बेसिसिटी का कंपैरिजन करते हैं। सो डियर एक बात हमको पता है कि यहाँ जो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, ये क्या करेगा, ये रिंग के अंदर रेजोनेंस शो करेगा। रिंग के अंदर भी क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा होगा नाइट्रोजन का। क्यों जा रहा होगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट मिल रहा है और ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो H+ को देने के लिए इस नाइट्रोजन के पास में टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं हर फोर्थ स्ट्रक्चर के बाद आ रही होगी। पहले ये इधर डोनेट करेगा, यहां से जब आएंगे इसके पास तब ये एक बार इसको देगा। मतलब है तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर, बट इसको डोनेट करने के लिए रिंग में भी इसको देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही बनता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगता है, कॉन्जुगेशन होने लगता है, डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहां भी हमने बोला H+ को ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहां भी H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन ज्यादा आसानी और कौन ज्यादा इजिली दे सकता है, कौन ज्यादा इजी इलेक्ट्रॉन्स अपने H+ की तरफ ट्रांसफर कर सकता है। सो ये हम देख पा रहे हैं जो एरोमेटिक सिस्टम है, या फिर एरोमेटिक की जगह हम लिख दे अगर कि अगर हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की बात करते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैविंग नाइट्रोजन, क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर नाइट्रोजन के साथ में लगा हुआ है तो उस केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ भी क्या होंगे, मूव करेंगे। लेकिन ये हमारे पास में क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड स्पीशी है, यहां पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं प्रेजेंट है और जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो लोकलाइज्ड हैं। लोकलाइज्ड का क्या मतलब हुआ कि भाई वो उसी के ऊपर ही प्रेजेंट है, वो उस जगह से कहीं और नहीं जा रहे हैं, जबकि यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग में पूरे घूम रहे हैं। तो ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं दे आर डीलोकलाइज्ड। ये क्या है, डीलोकलाइज्ड हैं। ये लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, ये घूम रहे हैं। लेकिन ये कैसे थे, लोकलाइज्ड हैं। सो लोकलाइज्ड होने की वजह से आपके क्या बोल सकते हो कि एलिफेटिक एमीन्स, या फिर इसको ऐसे लिख लो सिर्फ, नॉन कॉन्जुगेटेड एमीन्स जो होंगी
नॉन कॉन्जुगेटेड एमीन्स, ये नॉन कॉन्जुगेटेड एमीन है, दिस विल बी मोर बेसिक, ये मोर बेसिक होगी देन कॉन्जुगेटेड एमीन्स, देन कॉन्जुगेटेड एमीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देन कॉन्जुगेटेड एमीन, क्योंकि आगे जब आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वहां ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है आपका कि आपकी पाइपरिडीन क्यों ज्यादा बेसिक हो जाती है पिरिडीन के कंपैरिजन में, पायरोल क्यों लेस बेसिक हो जाता है पिरिडीन के कंपैरिजन में। तो ये चीजें आपकी वहां तक आपको देखने को मिलेंगी, आप खुद एक पिक्चर क्रिएट कर पा रहे होगे अभी कि हाँ जी यहां के जो लोन पेयर्स हैं वो तो डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, रिंग के अंदर भी जा रहे हैं, जबकि यहां इसके जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो टोटली इसी के पास प्रेजेंट हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, तो ये ज्यादा इजिली H+ की तरफ डोनेट कर देंगे, जबकि यहां इसको इधर भी ट्रांसफर करना है, यहां ट्रांसफर करके जब वापस ये घूम करके फिर एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहां आएगा, तब ये क्या करेगा, H+ को दे रहा होगा। सो आपका ये सिस्टम दैट इज नॉन कॉन्जुगेटेड एमीन्स विल बी मोर बेसिक। अब यहां पे जरा इन दोनों का सीन देखो, यहां पे क्यों मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे पहले इसको क्यों ले लिया, देखो यहां जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रिंग में जा रहा है, यहां भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में जा रहा है, लेकिन देखो यहां नाइट्रोजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए थे, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग में गए, फिर से नाइट्रोजन के पास आ गए, लेकिन यहां हमको इधर तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट दिख रहा है, साथ साथ में जरा ये देखो, इतने को और स्पेशी को देखो, ये हमको इधर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है, पीएच लिख देता हूं, पीएच फॉर फेनाइल। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग में तो आ रहे हैं, फेनाइल ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, बेंजीन रिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक क्रॉस कॉन्जुगेशन इधर भी हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ O-R हाइड्रोजन, और ये बना रहा है पीएच के साथ में एक बॉन्ड। सो नाइट्रोजन के पास यहां पे एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बोनिल कार्बन। सो यहां पे क्या हुआ, रिंग में तो बिजी था ही सही, यहां पे एक और एक्स्ट्रा बिजीनेस यहां के इसके लोन पेयर्स की हो चुकी है। सो आपकी जो बेसिसिटी होगी वो कहीं ना कहीं इस कंपाउंड की पर्टिकुलर आपके एनिलीन के कंपैरिजन में और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो यही बात आपको यहां पे देखना था, क्रॉस कॉन्जुगेशन, टेंडेंसी टू डोनेट और अवेलेबिलिटी दोनों ही क्या कर रहा है, टेंडेंसी तो दोनों के पास है, लेकिन अवेलेबिलिटी की बात आ गई कि भाई यहां तो नाइट्रोजन देखने में लग रहा है बट एक्चुअली वो इधर भी घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके इधर भी घूम रहे हैं, नाइट्रोजन के पास अवेलेबल कम समय के लिए है, सो बहुत कम समय के लिए होने की वजह से वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत कम ड्यूरेशन उसको मिलेगा, सो उसको बेसिसिटी अपना एक्सप्रेस करने के लिए बहुत कम ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि जो आपका ये बेसिसिटी है आपकी एनिलीन की ज्यादा होगी, एनिलीन विल बी मोर बेसिक देन दिस कंपाउंड। ये आपके यहां पे क्या हुआ, यहां पे नेक्स्ट आपकी बेसिसिटी का ट्रेंड हुआ। सो बेसिसिटी में आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लास्ट में आपके आते हैं कि +M और -M ग्रुप्स क्या करेंगे, तो हमने क्या बोला, आपके पास ये रहा NH2, हमने यहां पे लेट सपोज अगर क्या लगा दिया है, यहां पे हमने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, ये रहा अपने पास में, ये हमने लगाया NH2, और यहां पे हमने लगा दिया OH ग्रुप, और ये रहा हमारे पास में NH2, ये हमने क्या किया, हेलोजन लगा दिया है। अब आपसे बेसिसिटी पूछी जा रही है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की वजह से यहाँ पे बेसिसिटी हो रही है। ग्रुप्स कैसे लगे हुए हैं, सो ये कैसा है -M -I ग्रुप, ये कैसा है +M -I ग्रुप, हैलोजन -I +M ग्रुप, -I बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा, नेट रिजल्ट कैसा आता है, डीएक्टिवेशन वाला ही आ रहा होगा। सो हमको पता है दैट बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M एंड +I, +I तो यहां पे कोई भी नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M -I। तो यहां पे क्या मिला, सिर्फ एक है जो +M नेचर का ग्रुप है, तो हमारा ये सबसे बेहतर होगा, ये भी +M है बट यहां का एक्सेप्शन, हैलोजन का एक्सेप्शन, -I वे मोर डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग करेगा। तो क्या हुआ, आपका सबसे बेहतरीन जो बेसिक आया वो आया B वाला आपका स्ट्रक्चर, B स्ट्रक्चर आया। B के बाद ये -M -I, वहां -I +M,
तो यहां पे क्या हुआ है, यहां माइनस एम माइनस आई दोनों ही क्या है, अगेंस्ट है बेसिसिटी के, यहां एटलीस्ट प्लस एम लगा हुआ है, तो फिर आपका हो जाएगा सी, और ए तो लीस्ट बेसिक होगा। ये होगा आपका बेसिसिटी का ट्रेंड, मोस्ट बेसिक होगा आपका बी वाला स्ट्रक्चर, देन आपका सी होगा, देन आपका ए आएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे बेसिसिटी के ट्रेंड्स को देखना होगा, ऐसे करके आपके अपने जो हमने सीखे हुए हैं इनको आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा कि प्लस आई प्लस एम माइनस एम कैसे किसी कंपाउंड की बेसिसिटी को हैम्पर करेगा। नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का क्या सिस्टम होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन के प्रेजेंस होने की वजह से आपकी बेसिसिटी कैसे आपकी हैम्पर होगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बेसिसिटी से रिलेटेड देखनी होगी। आइए देखते हैं क्या वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं उसको लगाते हैं और हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो पोलराइज्ड कार्बन होता है पॉजिटिव पोलराइज्ड होता है, तो ये कैसा एक्ट करता है। भाई अगर हम यहां ध्यान से देखें तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल है तो O पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना है। अब कार्बन पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। लेविस एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो कार्बोनिल कार्बन है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है लेकिन बेस नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और लेविस का एसिड होता है। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड ऑप्शन दैट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को जो कम करते हैं OH है, Cl है, NH2 है या फिर NO2 है। कौन है जो यहाँ पे बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम करने वाले हैं। तो अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें, अब सिंपल इन सभी में ध्यान से देखो तो यहाँ है COOH, यहाँ पे क्या बनना है आपका बेंजोएट आयन बनना है। अब ये बेंजोएट कितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा हमारे इन ग्रुप्स से, माइनस एम ग्रुप क्या करेंगे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और प्लस एम क्या करेंगे घटाएंगे। तो OH क्या है प्लस एम है, Cl माइनस आई इसका बहुत स्ट्रांग होता है तो ये भी अपना आपका एसिडिटी को बढ़ाएगा। NO2 तो स्ट्रॉन्ग माइनस एम ही है, NH2 प्लस एम होता है। तो भाई आपका OH और ये जो NH2 है, A और C जरा देखो ये दिया हुआ है, ये क्या करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देंगे, कम कर देंगे। A और C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच हैज मोस्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कहां सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, ये अल्कोहल है और ये लगाए गए हैं क्या कार्बन की चेन्स। जितनी लंबी कार्बन चेन उतना ही अच्छा प्लस आई नेचर, तो सबसे बढ़िया प्लस आई ये दे रहा है, उससे कम यहां, उससे कम यहां, उससे कम यहां। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है इंडक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टिव में कहां पे डिपेंड करता है, सो इंडक्टिव में ये डिपेंड करेगा जितना कम प्लस आई नेचर होगा उतना ही अच्छा क्या होगा एसिडिक की स्ट्रेंथ होती है। तो भाई सबसे अच्छा एसिड अगर हम बात करें तो मिथेनॉल हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स मेक बेंजोइक एसिड वीकर। अगेन यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि बेंजोइक एसिड को कौन है जो वीक कर रहा है। नाइट्रो ग्रुप माइनस एम है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। हाइड्रोक्सी प्लस एम है, यही क्या करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को यहां पे कम कर देगा बेंजोइक एसिड की। क्लोरो माइनस आई, एसिटिल माइनस एम ग्रुप, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। फिनॉल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। ये जो फिनॉल होते हैं ये ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कोहल से। दिस इज ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन होता है इसके पीछे, एल्कोक्साइड आयन जो होता है ये बेटर स्टेबलाइज्ड होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप्स से। एल्किल ग्रुप अगर यहां पे है तो एल्कोक्साइड जो है वो क्या होगा उसकी स्टेबिलिटी घटा रहा होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस बोथ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयंस टू द सेम एक्सटेंट। भाई एल्कोक्साइड के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, फिनॉल और फिनॉक्साइड यहां पे तो दे दिए गए हैं, हमको एल्कोहल और फिनॉल्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताने हैं। Phenol are better stabilized than phenoxide ion, while reverse is true for alcohol and alkoxide ions। तो फिनॉल बेटर स्टेबलाइज्ड है फिनॉक्साइड आयन की वजह से, जबकि उल्टा यहाँ पे पूछा गया हुआ तो ये एग्जैक्ट एक्सप्लेन अभी नहीं हो रहा है। फिनॉक्साइड आयन मच बेटर स्टेबलाइज्ड होते हैं एल्कोक्साइड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये क्या है कॉन्जुगेट बेस है, और हमने बोला कॉन्जुगेट के बेस जिसका जितना ज्यादा स्टेबल होगा वह उतना ही अच्छा एसिडिक होगा। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, एसिटिक एसिड, वाटर, मिथेनॉल और एसीटोन। तो भाई यहां तो एसिड सीधे सीधे दे दिया गया हुआ है, यहां पे क्या हुआ एसिटेट आयन ज्यादा बेटर स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस होगा, तो एसिटिक एसिड क्या होगा बेटर यहां पे बेस एसिड हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, कौन है जो अच्छा बेस होगा, बेस की स्ट्रेंथ कौन बताएगा भाई कि जितना अच्छा वहां पे प्लस एम ग्रुप लगे हो या फिर प्लस आई ग्रुप्स लगे हो। यहां एनिलीन है, यहां क्या है प्लस एम ग्रुप लग गया एनिलीन में, ये माइनस एम ग्रुप लग गया हुआ है, ये माइनस एम ग्रुप लग गया हुआ है, तो सबसे अच्छा जो यहां पे बेस है वो बी में आ रहा है क्योंकि ये प्लस एम ग्रुप क्या कर रहा होगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होगा। सो बी ऑप्शन क्या होगा यहां पे राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एसिडिक वैल्यू, किसमें सबसे अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, नाइट्रो बेंजोइक एसिड में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, टॉल्यूइन नहीं भी, बेंजोइक एसिड और एमिनो बेंजोइक एसिड, तो सबसे अच्छा जो यहां पे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है हाईएस्ट एसिडिक वैल्यू है वो कहां पे होगी नाइट्रो बेंजोइक एसिड में हो जाएगी क्योंकि माइनस एम ग्रुप यहां पे लगा हुआ था, तो ए ग्रुप हमारा ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच वन इज मोर एसिडिक, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो देखो बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अब जो पैरा नाइट्रो है ये माइनस एम ग्रुप है, मेथॉक्सी है यह प्लस एम ग्रुप है। माइनस एम ग्रुप क्या करेगा बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो देखो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, पैरा मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड तो हो ही नहीं सकता है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि पैरा पर है तो हटा दीजिए अभी, पैरा मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड हो ही नहीं सकता। अच्छा तो मिजोमेरिक नहीं दिया गया है तो इंडक्टिव तो यहां पे दिया गया हुआ है, तो अपना ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहां पे राइट हो जाएगा कि पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ज्यादा बेटर एसिड होगा हमारा मेथॉक्सी से, ए स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सो ये है डियर आपके एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही ध्यान से इनको समझिए और इनको ध्यान से अपने अंदर स्टोर करने का ट्राई कीजिए क्योंकि ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है टॉपिक लेकिन हाँ थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर नहीं किए तो आप यहां पे क्वेश्चंस गलत ही करेंगे, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा और अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का ट्राई कीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए और सारे यहाँ पे जो भी हमने बातें करी वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए हों। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ और नए वीडियोस में आप लोगों के लिए इस डाइजेस्टर सीरीज में। थैंक यू ऑल।